हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। हमने आज दैट इज बीपीएस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हमारा एग्जाम लिया जाएगा, टीचिंग वैकेंसीज, जो बिहार का 7th फेज जो है उसके जो एग्जाम होने हैं इस साल, उसके लिए हम जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछे जा सकते हैं या फिर अभी तक जो पूछे गए हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर को देखा है, तो हम उसको आज क्या करेंगे, डिस्कस करने जाएंगे। व्हाट आई डू फॉर यू इज दैट कि मैंने आज आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ में करंट अफेयर्स जो अभी रिसेंट के होंगे, उन करंट अफेयर्स को भी मैंने इसमें मेंशन करने की कोशिश करी है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो कोशिश करें कि आप ये जो वीडियो रहेगी पूरी देखें और सर्वप्रथम प्रयास करें कि आप भी उत्तर दें। मतलब सिर्फ मैं अकेली ना बोलूं और फिर आप अकेला सुनो मत, आप भी पहले उत्तर दें, उसके बाद जो है देखें कि उसका सही उत्तर क्या है, जिससे कि आपको भी चीजें जो है याद रहे। तो ये जो क्लास रहेगी ऐसी रहेगी जिससे हमें पता चलेगा कि हम क्या क्या अपने आगे आने वाला जो एग्जाम रहेगा उसमें हमें कौन कौन सी चीजें जो है कवर करनी है। बिकॉज आपको पता है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स यानी कि जो नित्य प्रतिदिन की चीजें हैं पूछी जाती हैं, घटनाएं कहीं ना कहीं जो घटित होती हैं, उससे भी रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो वो भी इस चीज में मैंने आज कवर करने की कोशिश करी है, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप सभी जरूर देखना, बहुत मददगार साबित होगा ये आपके लिए लेक्चर। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को विद फुल एनर्जी, पूरी ताकत और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है और हमें अपनी तैयारी जो है पूरी रखनी है, राइट। कि हम हमारी तरफ से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, तो हम उसी चीज को कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर से क्या होता है, हमारा जो सिलेबस रहता है वो और अच्छे से पुख्ता हो जाता है। जितनी आपने चीजों को करा है वो और ज्यादा आपको क्लैरिटी से, क्लियर विजन से बिल्कुल दिखनी शुरू हो जाती है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, चलिए। यस, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉन्ट है, तो आप दोनों में देखें। सबसे पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। पर्सनल नेम ऑफ अशोका, निम्नलिखित में से किस आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, मतलब आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा एडिक्ट है, राइट। कलसी, रुमेंदेई, विशेष कलिंगा आदेश या फिर मस्की भी जिसे बोल देते हैं मास्की। तो आपको बताना है इन चारों में से किस पर्टिकुलर एडिक्ट में, किस पर्टिकुलर आदेश में अशोका का पर्सनल नेम हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें पता है कि अशोका कौन है। अशोका मौर्यन फैमिली, दैट इज जो हमारे भारत में राजवंश मौर्यन वंश आया था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी नियर अबाउट 320 बीसी के आसपास। जो इसकी ईसवी 320 बीसी के ईसवी पूर्व में इसकी जो स्थापना करी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चाणक्य की मदद के साथ। धनानंद को रिमूव करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है सीट पर बैठा था, तो उसी का पोता जैसे समझ लीजिए, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार बेटा, उस बिंदुसार का जो बेटा है वो है अशोक। बिंदुसार का बेटा जो है क्या है, अशोक। तो इनकी जो फैमिली, जो इनका परिवार रहा है, कुछ इस प्रकार से रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध वगैरह सब कुछ करने के बाद हार थक कर क्या करता है, जैन धर्म के अंदर चला जाता है, जैन धर्म के शरणागत हो जाता है। और फिर उसके बाद जो बिंदुसार होता है, बिंदुसार क्या करता है, आजीविका धर्म को जो है अपना लेता है। उसके बाद जो अशोका है, अशोक क्या करता है, अशोक द ग्रेट अशोक क्या करता है, वो
बुद्ध बौद्ध धर्म के शरणागत हो जाता है, बुद्ध धर्म के शरणागत हो जाता है। तो बुद्ध धर्म में क्या है? बुद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एंड संघ। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ है, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में। और धम्म यानी कि जो टीचिंग्स रही हैं बुद्धा की, उन टीचिंग्स को फैलाने के लिए और अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस जो उसने देखे हैं, अपनी कुछ मॉरल वैल्यूज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, फिर अशोक के टाइम पर अशोक जब बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तब वो क्या करता है, एक दैट इज द चेयरमैन, अपने मोगालीपुट्टिसा नाम के व्यक्ति को जो है घोषित करता है कि आप जगह जगह पर जाकर जो है धम्म को फैलाएं। तो वो जो धम्म को फैलाया जाता है, पिलर, एडिक्ट, इस प्रकार के स्तंभ वगैरह हमें आज भी भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी अफगानिस्तान में, नेपाल में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक एडिक्ट है, जहां से जिसको जब पढ़ा जा रहा था उस समय, वैसे तो देखो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, अंग्रेज यहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि इतने सारे पिलर्स किस पर्टिकुलर पर्सन ने बनवा दिए गए हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? यही तो होते हैं ना इंस्क्रिप्शन, जहां से हमें ज्ञान मिलता है कि भाई कोई ना कोई कभी ना कभी था जिसने कुछ ना कुछ लिख कर गया है। तो इसके ऊपर बहुत ही ब्रिटिशर्स ने, मतलब जो अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने काफी जो है इस पर प्रॉपर रूप से एक्सपेरिमेंट करे, देखा, पढ़ने की कोशिश करी। फिर जाकर जो है जेम्स प्रिंसेप नाम के प्रथम व्यक्ति जो है, उन्होंने जो है सबसे पहले जो है पिलर जो है अशोका के डेसिफर हुए। तब जाकर उसके ऊपर जब चर्चा करेगी, मतलब उसके ऊपर जब पढ़ाई करी गई, तब जाकर पता चला कि ये एक देवम प्रियदासी, नाम क्या है? देवम प्रियदासी या फिर प्रियदर्शिनी आप सुनते हैं। देवम प्रियदासी नाम का एक, मतलब आपको इस नाम से पिलर्स के ऊपर या ये जो प्रॉपरली आपके एडिक्ट्स हैं, इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है ये नाम। तो ये किसका नाम है? ये अशोक का व्यक्तिगत नाम है। तो तब जाकर पता चला कि अशोक ने अपने अशोक नाम की बजाय देवम प्रियदासी नाम का जो है ये पिलर्स पर आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये जो पर्सनल नेम है, हर एक पिलर पर नहीं लिखा हुआ। तो इसमें से मास्की पिलर जो आपका कर्नाटक में है मास्की पिलर, साउथ भारत के साउथ साइड में कर्नाटक में है मास्की पिलर, वहां पर देवम प्रियदासी जो नाम है ये आपको देखने को मिलता है अशोक का, राइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मास्की, जो आपका कर्नाटक में है, रॉक एडिक्ट। जो हमारी एशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री कर लो या मिडाइवल हिस्ट्री कर लो, किसी भी काल की अगर आप हिस्ट्री करेंगे तो सोर्सेज होते हैं, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं से तो पता चलता है कि क्या कभी कुछ राजा आया है। ये जो एडिक्ट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि पहले तो जब इनकी हम वो करते हैं ना, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग एक्सेट्रा करते हैं, तब हमें इनकी पहले तो ना उम्र का पता चल जाता है कि ये इतने वर्ष पूर्व के हैं, और इस पर जो लिखा होता है वो भी इतने वर्ष पूर्व का लिखा होता है, तो कोई चेंज तो कर नहीं सकता। और उस समय की लिखाई, मतलब उस समय जो सी भाषा यूज होती थी, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको काफी पाली और अनुपाली भाषा में आपको मिल जाते हैं, तो उस समय की भाषाएं प्राकृत, अर्धमगधी, राइट, ये जो भाषाएं उस समय की लिखी गई हैं, तो इन इंस्क्रिप्शन पर भी उस समय की भाषाएं लिखी जाती थी। तो जब इनको पढ़ा जाता था तब इनसे बहुत कुछ, मतलब आज तो वैसे तो देखा जाए तो काफी जो पिलर्स है ना, आज तक नहीं पता चला कि उनमें लिखा क्या हुआ है। मतलब अभी हमने बहुत कुछ ही शेष पिलर्स और ये जो एडिक्ट्स हैं, पत्थर पर लिखी हुई चीजें हैं, कुछ ही हम अभी इस पर्टिकुलर चीजों में से निकाल पाए हैं। तो अशोका ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, अपने धम्म कैंपेन को फैलाने के लिए
बौद्धा की टीचिंग्स को फैलाने के लिए जो है ये एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शंस जो हैं बनवाए थे। तो वो भारत से बाहर काफी है, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की साइड, कंधार में, शबसगाड़ी में, और इधर लुम्बिनी, लुम्बिनी जो ये वाला पिलर है दैट इज द रुम्नी दे पिलर, ये वाला जो एडिक्ट है इसे ये लुम्बिनी पिलर के नाम से भी प्रसिद्ध है, राइट। तो लुम्बिनी जहां पे गौतम बुद्ध का लुम्बिनी पार्क में जन्म होता है, कौसंबी, सनाथी, अमरावती, ये सारे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको बुद्धा से जुड़ी जो चीजें हैं, सांची स्तूपा हो गया, पिल्लर हो गया, ये आपको चीजें जो है स्तूपास, पिल्लर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये जो मास्की पिल्लर है ये कर्नाटक में आपको मिलता है। एक ब्रिटिश इंजीनियर होता है जिसका नाम क्या है, सी बिडॉन नाम का ब्रिटिश इंजीनियर है। 1915 में 1915 जब याद करें 1950 के दौरान यहाँ पर क्या चल रहा था भारत में, किस प्रकार का माहौल था, उस समय जो है ये एडिक्ट जो है मिलता है, राइट। 1915 में महात्मा गांधी भारत में आ गए थे, राइट। तो 1915 की ये बात है जब ये एडिक्ट जो है मिलता है भारत में। भारत से बाहर अशोका के द्वारा काफी जो है पिलर्स एक्सेट्रा, मतलब धमा कैंपेन चलाया गया था। इसी कारण आज आप देखते हैं ना कि पूरा जो एशिया पार्ट है, इधर अगर हम जाएंगे श्रीलंका एक्सेट्रा में और इधर से म्यांमार, बर्मा वगैरह की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है जो हमारा ये बौद्ध धर्म है वो अच्छे से जो फैला हुआ है, इसके पीछे जो कारण है वो अशोक का कारण है, अशोक कारण है। अशोक के बाद क्या होता है, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें ठहराव, गिराव आना शुरू हो जाता है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, देखिए ध्यान से पढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? देखिए जब ब्रिटिशर्स यहां पर आते हैं तो वो क्या करते हैं, किलाबंदी और किला बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको बताना है ये सारे जो किले हैं उस समय के जो ये बनाए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा किला जो है सर्वप्रथम बना हुआ है। ये नहीं पूछा कि किस पर्टिकुलर पर्सन द्वारा, बस ये पूछा है सर्वप्रथम कौन सा किला जो है बना है ब्रिटिश इंडिया में और ब्रिटिश द्वारा। हाँ जी, फोर्ट विलियम, फोर्ट डेविड, फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट एंजेलो। हाँ जी, जो किला सर्वप्रथम बना है वो बना है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला है ये आपको आज की डेट में तमिलनाडु आप कह सकते हैं, आज की डेट में तमिलनाडु में स्थित है। उस समय जो है मद्रास के नाम से जाना जाता था, राइट। चेन्नई में ये आपको, मद्रास में ये आपको देखने को मिलता है फोर्ट जॉर्ज। ये जो फोर्ट जॉर्ज है ना 1644 में जो ये है बना था मद्रास में, आज की डेट में ये है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सभी किले बने थे। चलो अगला प्रश्न देखो। Which of the following rights was described by Dr. B.R. अम्बेडकर? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जो है ये बोला गया कि ये चीज आपको वही चीज बतानी है कि ये चीज हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल और आत्मा है संविधान की। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? हाँ जी, मतलब कौन से निश्चित अधिकार को भीमराव अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं कि ये दिल और आत्मा है हमारे संविधान की। ठीक है, दिल और आत्मा क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार के खिलाफ। हाँ जी, ये सभी आपके क्या है, ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में से ये सारे अधिकार आपको दिए हुए हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं संविधान के भाग 3 में आते हैं। ठीक है जी, भाग 3 में आते हैं संविधान के। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, आर्टिकल की बात करें तो कहां से कहां तक ये आते हैं, ये आपके 12 से 35, 12 से 35 अनुच्छेद तक ये आपको मिल जाएंगे। उसमें से जो एक अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार के खिलाफ 32 आर्टिकल, जो सीधा क्या है, अगर आपका कोई भी अधिकार छीनने का प्रयास करता है, कोई भी चीज या फिर कोई भी पर्सन, तो आप सीधा कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की आपके पास प्रॉपर मतलब विल है, आप जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में इसकी बात करी गई है। और यही क्या कि अगर ये ना हो तो बाकी जितने 12 से आपको 31 तक अधिकार दिए हैं वो व्यर्थ हैं। तो इसलिए ये वाला जो अधिकार है, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यही तो आपको क्या कर रहा है, आपके अदर राइट्स को, आपके अदर अधिकारों को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट का भी वो आ जाता है जुरिस्डिक्शन में। चलिए उत्तर क्या है, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है हमारी दिल और आत्मा हमारे संविधान की। चलिए अगला प्रश्न देखें, बहुत सुंदर प्रश्न है और ये प्रश्न जो है बहुत ही मुख्य है। वैसे सभी प्रश्न जो है बहुत मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी मुख्य है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो बीपीएससी है वो ज्यादातर हिस्ट्री ओरिएंटेड और आपके आर्ट एंड कल्चर ओरिएंटेड और ये जितनी भी चीजें हैं वहां से क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं। वेल नोन पेंटिंग बन्नी ठन्नी, बानी ठन्नी नहीं, बन्नी ठन्नी वैसे इसे बोल देते हैं, बन्नी ठन्नी बिलोंग्स टू विच स्कूल। ये आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे खिराने होते हैं ना संगीत में, उसी प्रकार से हमारे आर्टिस्ट में मतलब पेंटिंग्स में भी घराने होते हैं। तो वही घरानों में से एक घराना मतलब स्कूल जो है, विद्यालय जो है, उसकी बात करी गई है कि एक प्रसिद्ध पेंटिंग है बन्नी ठन्नी। ये जो पेंटिंग है ये किस स्कूल से संबंध रखती है, ये किस घराने से बिलोंग करती है? हाँ जी, बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। तो ये किस स्कूल की जो है ये आपको पेंटिंग दिखती है। जैसे हम जब आर्ट्स की बात करते हैं, जब हमें स्टैचूज मिलते हैं जब हमें, तो हम देखते हैं कि इसमें हमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जब हम पेंटिंग्स की, चरित्र की बात करते हैं, चित्रों की बात करते हैं, तो चित्रों में आपको ये स्कूल देखने को मिलते हैं। तो ये जो बन्नी ठन्नी पेंटिंग आप सभी ने जरूर देखी होगी, बन्नी ठन्नी पेंटिंग जो है किशनगढ़ स्कूल की है। बन्नी ठन्नी पेंटिंग जो है, ये जो पेंटिंग है इसमें क्या है, इसमें मुख्यतः उस समय की एक जो कह लीजिए उस समय की खूबसूरती एक स्त्री में जो है उस चीज को दर्शाने का प्रयास किया गया है। मतलब अगर वैसे इतना डीप में भी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो जैसे तीखे नैनक्श और तीखे प्रॉपर इसका मुखड़ा जो है ये बनाया गया है। इस प्रकार से इसका बहुत ही मतलब हाई लेवल की ये पेंटिंग है, वर्ल्ड लेवल की पेंटिंग है ये। और अगर बात करें इस पेंटिंग को पेंट किसके द्वारा किया गया था, निहाल चंद के द्वारा इसे पेंट किया गया था, जो खुद मारवाड़ स्कूल के किशनगढ़ से बिलोंग करते थे। तो ये राजस्थानी में आते हैं राइट। बन्नी ठन्नी पेंटिंग, इसमें एक विमेन मतलब औरत को दिखाया गया, एलिगेंट बहुत ही ग्रेसफुल औरत जो है राइट। उसमें इस पर्टिकुलर जो हमारी ये जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया, जैसे अभी आपने देखा कि सुरुचिपूर्ण और सुंदर है,
ये दिखाया गया कि महिला का जो चरित्र होता है, चित्र होता है वो बहुत ही सुंदर प्रति दिखाया गया। राधा से प्रेरित होकर ये पर्टिकुलर जो बन्नी ठन्नी, ये जो बन्नी ठन्नी है, ये राधा से प्रेरित होकर ये जो चित्र है ये बनाया गया है। चलिए, अच्छा, अगर इसमें और भी गहरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, राधा से प्रेरित बन्नी ठन्नी को आदर्शीकृत विशिष्ट विशेषताओं जैसे धनुषाकार भौहें बनाई हुई हैं, कमल जैसी लंबी आंखें बनाई हुई हैं, लाइक द कमल, फ्लावर के पेटल्स जैसे हम कहते हैं ना कमल नयनम, तो कमल जैसी आंखें बनाई हुई हैं, लंबी आंखें बनाई हुई हैं, और नुकीली ठोड़ी जो है नुकीली बनाई गई है। ऐसी विशेषताएं हैं। अगर बहुत डीप में पूछा जाए तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, राइट। लंबी सी ठोड़ी बनाई हुई है और मुखड़ा भी कमल जैसे नयन जो है बनाए हुए, तो इसीलिए ये विश्व भर की सुंदर चित्रों में से एक चित्र मानी जाती है। चलिए, अगला प्रश्न देखें। बहुत ही वो प्रश्न है जो हमारे करंट में भी साथ में जुड़ता है, जो हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये सभी से मैच करता है, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द टी बोर्ड, ये टी बोर्ड की रेफरेंस से, मतलब चाय बोर्ड जो है, इन द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको टी बोर्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। ये पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके बाद हिंदी में भी लिखा हुआ है। द टी बोर्ड इज द स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट बेंगलुरु। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेस एट दुबई एंड मॉस्को। आपको ये बताना है कि कौन सी जो लाइन है वो करेक्ट है, यानी कि सही है टी बोर्ड के लिए। इसका हिंदी में भी देख लो पहले। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में आपको कुछ कथनों पर विचार विमर्श प्रवेश मतलब बताने हैं आपको। चाय बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। बोर्ड के दुबई और मॉस्को में इसके क्या बने हुए हैं, विदेशी कार्यालय बने हुए हैं। पहले तो जब भी आपके कथन किसी भी प्रकार से हो, जो मुख्य उसमें प्रकाशित चीज आपको लग रही है उसको आप क्या कर लो, उसको आप अंडरलाइन कर लो। जैसे यहाँ पर चाय बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसको हमने अंडरलाइन कर लिया है। फिर यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का ही से जुड़ा हुआ है तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर उसके बाद चाय बोर्ड एक का जो कार्यालय है बेंगलुरु में है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। दुबई और मॉस्को में इसके विदेशी कार्यालय हैं तो इसको कर लिया। तो अब इन्हीं 4 चीजों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखो, चाय की जो उत्पादी है वो भारत में कहां पर सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो कहां पर होती है, असम में होती है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ये तो हो गया राज्य की बात। अगर ये पूछा जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर चाय की उत्पादी जो है सबसे मुख्य रूप से होती है, तो वो कौन सा है, दार्जिलिंग है। वो कौन सा है, वो दार्जिलिंग है, यानी कि वेस्ट बंगाल है। तो अब देखो, वेस्ट बंगाल में होती है तो थोड़ा सा अगर हम उस प्रकार से जोड़ना चाहें तो जो चाय बोर्ड का कार्यालय रहेगा वो बेंगलुरु में क्यों रहेगा, वो कहाँ होगा, वो वेस्ट बंगाल में ही कहीं ना कहीं होगा। कहाँ होगा, कोलकाता में है। कहाँ है, कलकत्ता में आपको वेस्ट बंगाल में कार्यालय दिख जाएगा। तो पहले तीसरा तो वैसे ही खत्म कर दिया ना आपने, तो जहां पर 3 है वो तो पहले ही आपने खारिज कर दिए। बचे आपके पास कुल 2 बचे। तो पहले वाले को पढ़ो, चाय बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक ये निकाय है। तो देखिए ये बिल्कुल होगा क्योंकि ये चाय की बात हो जा रही है, चाय बोर्ड है। तो संविधान में इतने बड़े उस समय संविधान में चाय जो है मुख्य नहीं थी लोगों के लिए, तो संविधान में उस समय चाय मुख्य नहीं थी। तो ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल
जो संविधान में लिखी हुई बॉडी नहीं हो सकती, ये एक टी एक्ट के द्वारा जो है ये बनी थी। तो ये जो पॉइंट है ये सही है, पहला पॉइंट ये क्या है, सही। और तीसरा तो हमारा ऑलरेडी गलत है, कार्यालय इसकी वहां पर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही बचा, 1 और 4 ओनली। तो चौथा क्या है, चौथा यही है कि जो हमारे चाय बोर्ड के जो विदेशी कार्यालय हैं वो आपको मॉस्को और दुबई और साथ में लंदन, ये 3 जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। ये 3 जगह, लंदन, ये 3 जगह पर आपको विदेशी कार्यालय जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो चाय जो है, चाय भारत में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करी जाती है। मतलब आप ये देखें कि विश्व का सेकंड, दूसरे नंबर पर जो है ये चाय उगाता है भारत जो है, जिसमें से आप ये लगा लीजिए 80% चाय तो हम खुद ही पी जाते हैं और जो बचती है उसको फिर दे देते हैं बाकियों को, इस प्रकार से कुछ चलता है। तो चाय क्या है, चाय बोर्ड क्या है, वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय के साथ जुड़ा है। हाँ, ये इस चीज इंपॉर्टेंट थी कि वो कृषि के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार इससे होता है, तो इसलिए ये हम याद रख सकते हैं कि ज्यादा व्यापारिक रूप से हम चाय को भी इस्तेमाल करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स याद रखने का ढंग हो गया। तो कार्यालय इसके कहाँ है, कोलकाता में है, और बाहर के कहाँ है, लंदन, मॉस्को और अपने दुबई में है। 80% चाय जो है हम भारत की खुद ही खा जाते हैं, खुद ही पी जाते हैं। और भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे पहला कौन है, चीन है, चाइना है सबसे पहले, उसके बाद क्या है, अपना भारत आता है। सबसे ज्यादा असम में उगाई जाती है, और सबसे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो कौन सा होगा, वो दार्जिलिंग होगा। राज्य की बात करी जाए तो कौन सा होगा, असम होगा। चलिए, हाँ जी, अब ये प्रश्न देखें, ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ चीज है। जंगल की लो, जंगल की लो किससे संबंधित है, जंगल की लो किससे संबंध रखती है, जंगल की लो। अ ट्री ब्लॉसम्ड, a tree blossomed with flowers like a flame in the leafless season. Fire developed in the forest due to strong wind. A lady who worked for the development of the forest. An insect that glows like a flame in the forest. जंगल की लो एक पेड़ पत्ती रहित मौसम में लो की तरह फूलों से खिलता है। तेज हवा के कारण जंगल में आग लग गई। एक महिला जिसने जंगलों के विकास के लिए काम किया। एक कीट जो जंगल में लो की तरह चमकता है। हाँ जी, आप पहले प्रश्न को पढ़ लें, उत्तर अपने मन में सोच लें और फिर देखते हैं इसका उत्तर क्या है। हाँ जी, देखिए, ये जो है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की लू की जब हम बात करें, जंगल की लो की बात करें, ये जुड़ता है कि ये एक किस्म का पेड़ है, एक किस्म का पेड़ है। जब आपका स्प्रिंग सीजन भी आ जाता है तब भी इसके जो पत्ते हैं वो खिल जाते हैं, और खिलते कुछ इस प्रकार से हैं, और खिलते कुछ इस प्रकार से हैं कि आप ये लगा लीजिए, जो ये जो पत्ते होते हैं ये चमक उठते हैं बिल्कुल, जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पे पड़ती है तो ये संतरी और जो ये येलो कलर का रंग है ये आपको देखने को मिलता है। राइट, बहुत ही ब्राइट और सुंदर पुष्प नजर आते हैं स्प्रिंग सीजन में भी आपके। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही है कि एक पेड़ पत्ती रहित मौसम में भी, पत्ती रहित मौसम में भी, जब हम कहते हैं ना पतझड़ आ गई, पत्ती रहित मौसम में लो की तरह फूलों से खिलता है। ठीक है जी। और इसका एक दूसरा नाम भी है, जैसे हम कह सकते हैं ना साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम होता है। तो वैज्ञानिक नेम क्या है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा, राइट, ब्यूटामोनोस्पर्मा। चलिए, हाँ जी, अब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन विच ईयर ओडिशा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार,
ओडिशा बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था? ओडिशा बिहार से किस वर्ष जो है अलग हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपके लिए। हाँ जी, 1936, 1356, 2003, 1912। हाँ जी, मुझे लगता है यहाँ पर 1356 की बजाय 1956 होना चाहिए, वरना ये वाला ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि 1356 तो वो समय है जब भारत में 13-14 सेंचुरी के दौरान तो भारत में सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान जो थे, दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था उस समय मुख्य रूप से भारत में, और छोटे छोटे राज्य जो हैं वो भी विजयनगर भामनी किंगडम जैसे जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उस समय भारत का इतना राज्य संबंधित कोई इतना वो नहीं था, लेकिन छोटे छोटे राज्य तब भी थे। चलिए, फिर भी इसका उत्तर क्या है? 1912। 1912 में जो है उड़ीसा अलग होता है। याद करें आप, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि लॉर्ड कर्जन जो होता है, लॉर्ड कर्जन जो क्या करता है? लॉर्ड कर्जन बिहार को जो है अलग करने की कोशिश करता है, मतलब बिहार को तोड़ने की कोशिश करता है। तो किस बेसिस पर करता है तोड़ने की कोशिश? जब वो प्रॉपर जो रीजन है बांग्लादेश वाला जो रीजन है उसको जब वो तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो मुस्लिम, तो वो क्या करता है? मुस्लिम, इस्लाम और हिंदू, जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जब भारत में थे, तो लॉर्ड कर्जन जो था वो 1905 में बात करता है बंगाल को तोड़ने की। वो भी किस आधार पर तोड़ने का प्रयास करता है? सर्वप्रथम इस्लामिक और हिंदू धर्म के लोगों को तोड़ने का प्रयास करता है, बिकॉज उस समय सभी मिलकर बहुत इकट्ठा से देश में रह रहे थे। तो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन आता है वो ऐसा करता है। तो जब कर्जन आता है तो ये एक चीज शुरू कर देता है, लेकिन इसी से उल्ट क्या होता है? लोग सभी इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? वो गले लगाना शुरू कर देते हैं। अमर सोनार बंगाल के जो नारे हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। रविंद्रनाथ की कथा, मतलब रविंद्रनाथ जी ने जो लिखी हुई है अमर सोनार बंगाल, जो आज की डेट में बांग्लादेश की नेशनल एंथम है, उस चीज के नारे, हम भाई भाई हैं, ये सब कुछ होने लग जाता है। तब क्या होता है? थोड़े समय के लिए क्या होता है? पार्टीशन को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर लैंग्वेज के बेसिस पर जब लॉर्ड हार्डिंगे आता है, अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है कलकत्ता से दिल्ली, तब जाकर फिर दोबारा से, बिकॉज बंगाल बहुत बड़ा हो गया था, तो बंगाल को तोड़ने का प्रयास फिर भी करा ही गया था। ऑफ कोर्स ये भी कहीं ना कहीं सच था। तो बंगाल में से ये जितने भी ओडिया, हिंदी, असमी बोलने वाले लोग थे ये अलग हो जाते हैं। तो उसी समय के आसपास 1912 में जो है उड़ीसा जो है अलग होता है बिहार से। तो आज की डेट में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से है। ये देखिए, ये हमारा बिहार हो गया, ये उड़ीसा, ये हमारा झारखंड। तो मतलब ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे आप? ये अपना बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया। इसी साइड था ना पहले हमारा पूरा का पूरा बंगाल, बांग्लादेश हुआ करता था, असम थोड़ा सा हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीज थी जो लॉर्ड कर्जन ने करी। तो आज देख रहे हैं बिहार, झारखंड, और ये अपना हो गया उड़ीसा। ये क्या हो गया? अपना उड़ीसा। हाँ जी। तो क्या है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार देख लेते हैं इसे। 22 मार्च को बिहार उड़ीसा क्या हो गए? अलग हो गए। बिहार उड़ीसा क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक है जी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड असम लॉ एक्ट जो 1912 में आया था, जो मैंने बोला लॉर्ड हार्डिंगे के समय आ गया था। 22 मार्च 1912 में क्या हो गया? 22 मार्च उड़ीसा अलग हो गया, बिहार अलग हो गया। तो बिहार का जो फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन डे ऑफ बिहार 1912 में जो है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को, हाँ जी, 22 मार्च को जो है फाउंडेशन डे ऑफ बिहार जो है मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा क्या हो गए? बिकेम सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
फिर दोबारा से जब हमारा सरकारी एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो कानून आता है 1935 वाला, उसके अधीन क्या हो गया, बिहार और उड़ीसा क्या हो गए, सेपरेट बन गए, प्रोविंस बन गए, स्टेट राज्य बन गए, अलग बन गए। तो फिर 1 अप्रैल 1936 में क्या हुआ, सर जेम्स डेविड शिफ्टन आते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है और वो पहले गवर्नर बनते हैं बिहार के, और जबकि मोहम्मद यूनुस क्या होते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस स्टेट के, क्योंकि अब ये अलग राज्य जो है घोषित हो चुका है इसलिए। और 2000 में फिर झारखंड जो है वो बिहार से निकल जाता है बाहर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन डे ऑफ बिहार 22 मार्च को मनाया जाता है, झारखंड कब अलग हुआ, 2000 में कार्व्ड आउट होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, इन्हीं में से, इन्हीं लाइनों में से आपके प्रश्न और बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये जैसे प्रश्न लिखा है इसी का एक हिंदी में भी लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर हिंदी में पढ़ लेंगे और फिर दोनों को समझ लेंगे। ठीक है जी, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अब आपको पता है भारत में बहुत से नेशनल पार्क हैं, ठीक है, तो आपको बताना है नेशनल पार्क को लेकर कौन सी चीज क्या है, करेक्ट है, यानी कि सही बतानी है आपको। ओडिशा हैज रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड द कांगेर घाटी नेशनल पार्क। हाँ, ओडिशा ने क्या करा है, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो है उसको जो है रिकॉग्नाइज कर दिया है एज अ CFR, दैट इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स की तरह। हेमिस नेशनल पार्क जो भारत में है, दैट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क जो है वो IUCN के कैटेगरी 2 में आता है, प्रोटेक्टेड एरिया में। तो आपको ये बताना है कौन से पॉइंट जो है सही है, करेक्ट है। एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ओडिशा में कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता दी है। हेमिस नेशनल पार्क का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN की श्रेणी 2 में संरक्षित क्षेत्र है। हाँ जी, तो आपको बताना है इनमें से कुछ जो कथन दिए हुए हैं इन पर आपको विचार देने हैं कि कौन से सही हैं। हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें और इसका उत्तर दें। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो आप ये निश्चित करें कि आपको नेशनल पार्क कि कौन सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, हमारा नेशनल पार्क जो रहेगा वो कहां पे होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको इतना ही पता है इस प्रश्न में चाहे आपने प्रथम बार सुना है चाहे बहुत बार सुना है, उत्तर अगर नहीं भी आ रहा, पर एक काम आपको करना है, क्या करना है, अगर आपको ये पता है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा कहां पर है, तब आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत इजीली दे सकते हैं। कैसे, आप पहला ही देखें कि ओडिशा में कांगेर घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ये जो नेशनल पार्क है ये यहां पर है ही नहीं। ये कहां पर है, ये है आपका छत्तीसगढ़। ये कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो पहला ही आपका जो पॉइंट है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये जो CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की अगर हम बात करें तो इस पर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये पहला पॉइंट जो है आपका यहीं पर क्रॉस हो गया। बचे सिर्फ 2, और जहां जहां पर पहला है वो क्रॉस करो, जहां जहां पर पहला क्रॉस, जहां जहां पर पहला क्रॉस, बस क्या बचा, सीधा आपका 2 और 3 ही बचा। अब दोनों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, CFR जो है, जो हमारा सामुदायिक वन संसाधन है, ये जो अधिकारों की हमने बात करी है, ये करने वाला सर्वप्रथम राज्य भारत में ओडिशा ही है। ओडिशा ही सर्वप्रथम है जिसने CFR यानी कि कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं उसको रखा। ओडिशा में दूसरा नेशनल पार्क है, दैट इज द सिमलीपाल नेशनल पार्क, उसमें इस चीज की बात करी गई है। और छत्तीसगढ़ में ये पार्क है, छत्तीसगढ़ में भी
ये पार्क है जिसको हमने CFR जो है घोषित किया है। तो इसलिए अपने आप में ये जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसको CFR मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ होता तो सही हो जाता। ओडिशा में कौन सा नेशनल पार्क है फिर? ओडिशा में कौन सा है? ओडिशा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क, याद रहेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। हाँ जी, कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा और भारत का पहला ये नेशनल पार्क है जिसको ये मिला है। सिमलीपाल, जैसे भी आपको याद रहे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगर हम बात करें ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में आपका है कलेर घाटी नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, ठीक है जी, राइट। और IUCN की कैटेगरी 2 में ही, और जो नेशनल पार्क होता है IUCN की कैटेगरी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर के कैटेगरी 2 में ही जो है ये आता है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनता है जो कि CFR के अंदर आता है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने जितने भी प्रश्न करे हैं आप प्रयास करें उसके ऊपर, और अगर आप मतलब और उसके ऊपर जानकारी ग्रहण कर सके तो अच्छी बात है। मतलब जैसे टॉपिक्स हमने करे हैं वैसे ही और आपको टॉपिक्स को क्या है कवर करना है अपने एग्जाम के लिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना पढ़ें अच्छे से। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी को बहुत बहुत गुड विशेस अपने अपने एग्जाम की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।